Hello everyone. चलिए, let's quickly start again. Welcome back to the second part of the FOI solutions that we are discussing out here. तो फिर अब हम question number 3 पे पहुंच गए हैं. For those students who are directly watching this part, आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर you can search for the the first part of the वीडियो दैट इज जहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्ड सोल्यूशन डिस्कस किया है. हियर वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 question number 3, sorry, right? And before we begin, please do like, share, subscribe our channel, do share the videos with all your friends, right? And अगर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर कंसर्न है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है बीकॉम ऑनर्स, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो यू कैन रीच टू मी ऑन दैट ग्रुप. एंड सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स विद रिलेशन टू फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट I am going to place out there, and I will also be clearing all your doubts there in that group, right? चलो, we'll start with the third question. The third question का जो फर्स्ट पार्ट है वो मुझे कहता है दैट कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे एनी डिविडेंड फॉर द फर्स्ट 4 years. मतलब फर्स्ट 4 years तक कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी, राइट? तो अगर हमें पहले 4 साल तक कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो अगर आप देख सकते हो पहले 4 साल तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 0 रहेगी. कंपनी इतने बड़े गैप के बाद, आफ्टर दिस 4 years गैप, मतलब फ्रॉम द 5th year, वो 5 रुपी का डिविडेंड देगी, और उसका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 12% फॉर द नेक्स्ट 2 years. मतलब अगले 2 साल तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 12% रहेगा, और 2 years तक वो डिविडेंड देगी. 2% 2 साल तक ये ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड रहेगा. आपको बोला गया है उसके बाद में वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी 10% की रेट पे. 10% की रेट पे वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, है ना? दिस इज गोइंग टू बी फॉर इन्फिनिटी. आपको बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%. तो आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन मांग रहा है. तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्वाइट सिंपल है. 10 मार्क की वैल्यू के लायक वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 4 साल 0 डिविडेंड, तो प्रेजेंट वैल्यू 0 0 0 0. हम जब 5th ईयर पे पहुंचेंगे 5, तो यहाँ पर आ गया हमारा 12% का ग्रोथ, तो 5.60, है ना? तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगा दी. आपने देखा यहाँ पे हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी. जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू में हम यहाँ पर, ये 7 नहीं होगा, हाँ ये 7th ईयर होगा. तो 7th ईयर में अगर आप देखोगे मेरा ग्रोथ रेट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन में मुझे ग्रोथ रेट अब 10% दे रखा है, तो मैं 5.60 पे 10% का ग्रोथ रेट लगा दूंगा. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? D1 इंटू D6 इंटू 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी, है ना? KE माइनस जी, ये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है. तो आप देख सकते हो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? इंट्रिंसिक वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू, है ना? मेरी जो भी प्रेजेंट वैल्यू है ना, राइट, उन सबका समेशन, दैट बिकम्स माय इंट्रिंसिक वैल्यू. और ये मुझसे क्वेश्चन में मांगी भी है. इंट्रिंसिक वैल्यू व्हेन माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 1 is at 14%. So this is how we will simply calculate it. सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें करने लायक था भी नहीं, राइट? अगर आप देख सकते हो विद इन 2 to 3 minutes, 5 minutes में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो पेपर के अंदर. नथिंग वेरी मच टू बी डन. अगर आप इसके और पार्ट वाले क्वेश्चन पे आओगे, और पार्ट वाला क्वेश्चन भी आसानी क्वेश्चन है. एबीसी लिमिटेड ने 5 रुपीज का डिविडेंड जस्ट पे किया है. रैपिड ग्रोथ है ऑफ द कंपनी की वजह से डिविडेंड जो है 20% पर एनम पे ग्रो करेगा फॉर 2 years. 2 साल तक डिविडेंड जो है वो
जो है वो 20% की ग्रोथ रेट देखेगा, लेकिन लेकिन डिविडेंड जो है उसके बाद 9% पे ग्रो करेगा इंडेफिनिटली। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरी 18% है। आपको प्राइस मांगा है जो इन्वेस्टर रेडी है पे करने के लिए, और बोलता है शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर भी निकालो, शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर भी निकालो। तो अगेन हम वही जैसे हमने ऊपर किया वही चीज कैलकुलेशन हम फिर से करने वाले हैं, वही सेम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ईयर 1 ईयर 2 डिविडेंड डिविडेंड है ना, डिविडेंड 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 हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये मैंने क्या निकाल ली, दिस इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, दिस इज जस्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। मुझे कुछ भी नहीं करना था, जितना मेरा ईयर था, जितने साल तक ग्रोथ रेट है वो मैंने निकाल कर मैंने उसके प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगेन मुझे 18% दे रखा था, के रेट पे दे रखा था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का कैलकुलेटर पे तरीका 1 प्लस जो भी रेट है फिर डिवाइड एंड देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू जितनी बार भी करना है, राइट। चलिए इसके बाद अगर आप देखोगे सबसे पहले मुझसे मांगा वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 3, जो हो जाएगी मेरी D2 इंटू 1 प्लस जी, जो मेरा अब जी है वो 9% है, अपॉन KE माइनस जी, है ना। तो ये मुझे मिल गया शेयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और मुझे मेरा रेडी जो पे करने के लिए रेडी है प्राइस वो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आप देख ही सकते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दोनों के दोनों पार्ट बहुत इजी थे किसी भी तरीके से। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं था 10 मार्क्स का, कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ खास था नहीं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे थर्ड क्वेश्चन में, कुछ भी लेंथी पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन। आई होप थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत क्लियरली क्लियर होना चाहिए। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन था ये आपका उससे क्या नाम है पोर्टफोलियो से, बहुत इजी तो नहीं कहूँगा, सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, रिसेशन, एवरेज, अबव एवरेज, बूम, आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, है ना, आपको दो सिक्योरिटीज के रिटर्न दे रखे हैं, और आपको एक मार्केट का रिटर्न दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोलता है बेटा ऑफ द सिक्योरिटीज निकाल लीजिए, बेटा ए, बेटा बी एंड बेटा ए, बेटा बी एंड बेटा ऑफ द मार्केट आपको निकालना है। तो अगर आप देख सकते हो मुझे अगर बेटा निकालना होता है, बेटा निकालने के लिए मुझे सबसे पहले कोवेरियंस की जरूरत होती है ना। कोवेरियंस इज नथिंग बट रिटर्न ऑफ द थिंग minus expected return of that security into the other security, into the market security, market return into the probability divided by, तो with respect to हम निकालते हैं। तो अगर आप देख सकते हो ये मैंने कोवेरियंस निकाला, बेसिकली this is the covariance with respect to security A and market, है ना, this is with request to security B and market। तो आपको क्वेश्चन में आर ए गिवन था, आर बी गिवन है, आर एम गिवन है, दिस इज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन, दीज थ्री थिंग्स आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। हमने इसमें कुछ भी नया नहीं किया। हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी 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 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया ई आर ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए के बाद मैंने आर ए माइनस ई आर ए निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए। ऐसे ही मैंने बी का निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, आर बी की वैल्यू निकाल ली। फिर ऐसे ही मैंने मार्केट में भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट निकाल ली और यहाँ पे ई आर एम निकाल लिया, मतलब बेसिकली ई आर एम से माइनस करके वैल्यूज निकाल ली। अब मेरा फर्स्ट काम क्या था, ए और मार्केट के बीच का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना, है ना। तो ये मेरा पहला काम था जहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ए और मार्केट को मिलाकर मल्टीप्लाई करके उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मेरा यहाँ पे कोवेरियंस मिल गया। फिर मैंने सिक्योरिटी बी एंड मार्केट के उसको मल्टीप्लाई करा और मुझे मेरा यहाँ पे कोवेरियंस मिल गया। थर्ड में मैंने क्या किया, ये जो मार्केट वाला वैल्यू आया था इसका पहले स्क्वायर किया
और फिर मैंने उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए था, सॉरी मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए चाहिए था, राइट। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया, मुझे मेरे रिस्पेक्टिव बेटाज मिल गए, है ना। सर यहाँ पे मार्केट का बेटा भी मांगा था, तो यहाँ पर आप चाहो तो एक थर्ड पॉइंट शायद मैं यहाँ पे सोल्यूशन में लिखना रह गया है, तो बेटा ऑफ द मार्केट हम यहाँ पे लिख देते हैं, बेटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, बेटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि बेटा ऑफ द मार्केट जो होता है उसमें क्या करते हैं हम, आर इंटू सॉरी पी इंटू आर एम माइनस ई आर एम, फिर हम इसको आर एम माइनस ई आर एम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकली इसका स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में आपके पास वही आता है आर एम माइनस ई आर एम इंटू प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली में ये ओवरऑल में हमारा कट के 1 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इस केस में सेम है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे इस केस में दोनों में सेम है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है ना। तो मार्केट का कभी भी आपसे बेटा पूछा है तो आप आंख बंद करके वहां पे सीधा 1 लिख सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सोच विचार के, है ना, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट। इसके बाद अगर आप देख सकते हो, मुझसे जो सेकेंड रिक्वायरमेंट मांगा है, मुझसे बोला है एसएमएल रिटर्न निकालो सिक्योरिटी ए एंड बी। देखो, एसएमएल रिटर्न निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लंडर इस क्वेश्चन में हो गया कि मुझे अगर एसएमएल निकालना है तो एसएमएल निकालने के लिए मुझे ना रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए, क्योंकि एसएमएल की कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे एसएमएल की कैलकुलेशन करनी है ना, सिक्योरिटी मार्केट लाइन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे सीएपीएम मॉडल से रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ता। सीएपीएम के हिसाब से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो ये निकलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है, दैट इज बेसिकली आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, मेरे को आर एम तो पता है सर, मुझे बीटा भी पता है, बट द प्रॉब्लम हियर इज इस क्वेश्चन में मेरे को ये आर एफ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना, मुझे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो मैं ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता था आगे। तो अगर आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन में लिखा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एसएमएल रिटर्न वी नीड रिस्क फ्री रिटर्न, है ना, विच इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में वहां पे छोड़कर तो आ नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, क्योंकि अब मैं थर्ड पार्ट भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, अगर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, विच रिटर्न इज बेटर एज पर एसएमएल, है ना, एसएमएल रिटर्न के हिसाब से कौन सा बेटर है, तो ये भी मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अगर आप देख सकते हो मैंने क्या करा, यहाँ पे आर एफ को एज्यूम कर लिया टू बी 10%। आई जस्ट एज्यूम, सर क्या 10% ही लेना बेटर है? बेटा आप 12 भी ले सकते थे, आप 15 भी ले सकते थे, आप 20 भी ले सकते थे, आप 25 भी ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। आपको आर एफ जो है वो मैक्सिमम 17.9% तक ही ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 17.9 लेने का कोई फायदा नहीं है ना, उसमें मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलवेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेरा हमेशा की तरह वो नीचे आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक लोअर फिगर लूंगा जिससे मेरा आंसर वो आए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन 8% से भी कर सकते थे, आप ये क्वेश्चन 10% से भी कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन 20% 12% लेके भी कर सकते हो, पर 20% नहीं ले सकते, 15% भी ले सकते हो, 20% नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको कि मैंने यहाँ पे आर एफ को एज्यूम कर लिया, सिंस इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई हैव एज्यूम। अब अगर आपके पेपर में अगर क्वेश्चन में आ गया ना आर एफ दिया हुआ है, तो ये मत बोल देना अरे सर ने तो एजम्पशन लिया था, हम भी एजम्पशन लेकर आएंगे, राइट। बेटा क्वेश्चन में नहीं है, इस वजह से मैंने एजम्पशन लिया है ना, एजम्पशन लेना ही है, ये रूल नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है इसलिए मैंने एजम्पशन लिया है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिस्क रिटर्न 10% ले लिया, तो मतलब मेरा ए का आया 17.95। अगर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसका कम है इन कंपैरिजन टू द एसएमएल रिटर्न,
तो हेंस दिस सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस। हमारा सीधा लॉजिक होता है, इफ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर द नॉर्मल मेथड जो आपने निकाला, इफ इट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न थ्रू एसएमएल, तो हमारा वो ओवर प्राइस्ड होता है ना। अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसएमएल, देन इट इज नॉर्मल, देन तो इट इज नॉर्मल, है ना। बट इफ माई एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर एसएमएल, देन इट इज अंडर प्राइस, तब वो अंडर प्राइस्ड होता है। दैट्स द सिंपल कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन को यूज कर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आप देख सकते हो इसमें आया 21 ज्यादा है, तो हेंस माय सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस। सर अगर मैं आरएफ को थोड़ा डिफरेंट लेता, से 15% लेता, तो मेरे दोनों ही काम आते। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप अपने आंसर्स को बेसिकली वो आरएफ के अजम्पशंस के बेसिस पे गया। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे यही चेक करना चाहता है, वैसे क्वेश्चन में मिसिंग होता नहीं है यूजुअली, बाय वर्च्यू शायद इस पेपर में मिसिंग रह गया है, लेकिन अगेन आप ऐसी एजम्पशंस लेके क्वेश्चन में कर सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ऑल थिंग्स शुड बी क्लियर। फोर्थ का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट वी जस्ट सॉल्व इट। We are now about to solve the or part of the question. The or part of the question. This is another simple question, nothing very tough. एक इन्वेस्टर था जिसने बोरो किया और लेंड किया एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एट 10%। उसने 10% रिस्क फ्री रिटर्न पे बोरो किया। बोलता है मेरा जो मार्केट का इंडेक्स है वो 15% रेट ऑफ रिटर्न देता है एंड रिस्क इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8%। मतलब मुझे रिस्क उसने 8% का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। बोलता है किस प्रोपोर्शन में मुझे टोटल फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, डिवाइड करना चाहिए बिटवीन मार्केट इंडेक्स एंड रिस्क फ्री एसेट। मतलब मुझे कितना कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए बिटवीन द मार्केट इंडेक्स और रिस्क फ्री इंडेक्स। रिस्क फ्री इंडेक्स और मार्केट इंडेक्स में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ठीक है, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, सर हमें ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है पोर्टफोलियो का, तो वेट इनटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट इनटू रिटर्न ऑफ वाई will be the total expected return of the portfolio। मेरा expected return of the portfolio 12% है, मैंने यहाँ पे weight of x को x ले लिया, तो मतलब weight of y मेरा 1 minus x हो जाएगा। 1 minus x परसेंटेज में निकालना है ना। तो आप देख सकते हो x इंटू मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है और मार्केट इंडेक्स का रेट 15% है। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 60%। इसका मतलब मुझे रिस्क फ्री फंड्स में 60% इन्वेस्ट करना चाहिए और नॉन रिस्क फ्री फंड में मुझे, मतलब मार्केट इंडेक्स में मुझे 40% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख दूंगा कि रिस्क फ्री फंड में मुझे 60% लगाना चाहिए और 40% मुझे मार्केट इंडेक्स में लगाना चाहिए अगर मुझे 12% का रिटर्न कमाना है। दैट्स अ सिंपल पार्ट, द फर्स्ट पार्ट। आई होप क्लियर है, राइट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। अगर आप देख सकते हो सेकेंड पार्ट और भी सिंपल है, सेकेंड पार्ट बोलता है कि अगर इन्वेस्टर जो है वो अर्न करना चाहता है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% का, तो बोलता है क्या ये फीजिबल है और अगर है तो कैसे। सर रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना है, 17%। तो मतलब मैं सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा 17%। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू ना -40 आ रही है ना। सर अगर मैं 17% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, क्यों। अब इसका लॉजिक भी सोच लो, मेरा मार्केट इंडेक्स का रिटर्न कितना है, 15%। मतलब मैं मैक्सिमम रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 100% पैसा मार्केट इंडेक्स में लगाता हूँ तब भी मुझे केवल 15% ही मिलेगा। मतलब मैं 17% तो कभी भी कमा ही नहीं सकता। आई कैनॉट अर्न 17% आउट ऑफ द गिवन फंड, है ना। इस रेट ऑफ रिटर्न पे मैं कभी भी 17% कमा ही नहीं सकता। क्यों नहीं कमा सकता, क्योंकि मुझे 15% मिलेगा मार्केट इंडेक्स से और 10% मिलेगा रिस्क फ्री से। सर दोनों का एवरेज भी लूंगा तो कम ही आएगा ना, 15 और 10 का एवरेज भी लूंगा तो कम ही आएगा ना। तो ज्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता, 15% से ज्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता। इसीलिए 17% तो रिटर्न मेरी पॉसिबल ही नहीं है। 17% रिटर्न कमाने के लिए
17% रिटर्न कमाने के लिए मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मोर देन 17% होना चाहिए किसी भी एक सिक्योरिटी में। किसी भी एक सिक्योरिटी में मेरा रिटर्न जो है वो 17% से ज्यादा होना चाहिए। तो हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। आई होप आई एम क्लियर। तो आपसे बोल रहा है, क्या ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या इज इट फीजिबल? फीजिबल तो है नहीं, है ना, बट पूछता है हाउ इट इज फीजिबल। इट इज फीजिबल ओनली एंड ओनली व्हेन वी अर्न मोर देन, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो मोर देन 15% 17% हो किसी एक सिक्योरिटी में, तभी ये फीजिबल हो सकता है, अदरवाइज ये फीजिबल नहीं हो सकता। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो एलिमेंट है ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन विच आई विल बी डिस्कसिंग अहेड, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। Hello and welcome back. We are starting with the next question, and the next question is question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कशन अभी तक हम कर चुके हैं। वी आर मूविंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कहता है, ये क्वेश्चन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से आपसे पूछा गया है, एंड इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि एक इन्वेस्टर है जिसके पास में दो पोजीशंस हैं। एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन है जिस पे प्रीमियम है 20 रुपीज़ का, और एक लॉन्ग पुट ऑप्शन है, ठीक है, जिस पे प्रीमियम है 10 रुपीज़ का, ठीक है। आपको उसका एक्सरसाइज प्राइस बता रखा है 300 और उसका एक्सरसाइज प्राइस बता रखा है, पुट ऑप्शन का प्राइस बता रखा है 200, है ना। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान से बता सकते हो कि दोनों के प्रीमियम्स को ऐड करके हमें हमारा कॉस्ट मिल जाएगा, तो हमें कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो द कॉस्ट विच नीड्स टू बी बियर्ड बाय द इन्वेस्टर इज़ बेसिकली गोइंग टू बी 20 + 10, सो इट्स गोइंग टू बी बेसिकली 30, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फर्दर एक चीज़ बता दी कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस निकालना है टू द इन्वेस्टर इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है जब मेरा प्राइस जो है KRL लिमिटेड का प्रेजेंट लेवल पे ही रहा। अगर मेरा प्राइस जो है वो प्रेजेंट लेवल पे रहेगा तो ना तो मैं पुट ऑप्शन लूँगा ना तो मैं कॉल ऑप्शन लूँगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज प्राइस तक पहुँचा ही नहीं, प्रेजेंट लेवल पर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे प्रीमियम की बात करी है, मैं केवल वो प्रीमियम की ही बात करूँगा। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एज्यूम, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बता नहीं रखा है कि एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, तो मैंने एजम्पशन लिया है 100 शेयर्स इन 1 लॉट, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिवली है ना 1 शेयर के साथ भी कर सकते थे। मतलब यू वुड हैव अज्यूम्ड 1 शेयर, व्हेन यू वुड हैव अज्यूम्ड 1 शेयर तो दिस वुड हैव बिकम 20 + 10, देन दिस वुड हैव बिकम 30 रुपीज़। तो मेरा कॉस्ट हो जाता 30 रुपीज़। मेरा कॉस्ट ऑफ कॉल और पुट ऑप्शन, मेरा कॉस्ट ऑफ ऑप्शन हो जाता 30 रुपीज़, है ना। बट मैंने यहाँ पे 100 लिया है तो मेरा कॉस्ट हो गया 3000 रुपीज़। अगर मेरा एक्सपायरी पे remained at the present level, then investor would have neither opted for put option nor opted for, है ना, यहाँ पे nor होना चाहिए, nor call option, है ना। तो ना तो उसने पुट ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया, ना उसने नॉर उसने कॉल ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे सर? ऐसी सिचुएशन में हमारा जो कॉस्ट ऑफ 3000 जो हमने ऊपर निकाला, ये वाला 3000 या ₹30 जो अगर आपने ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया हो, तो दैट विल बी द प्राइस दैट यू विल बी यूजिंग इट, है ना। ये हमारा लॉस बन जाएगा, मतलब वी विल नॉट गेट एन ऑप्शन टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है सर। सेकेंड पार्ट, इन द बी पार्ट द क्वेश्चन सेज दैट एट एक्सपायरेशन, अगर मेरा प्राइस जो है वो 400 हो जाता है, एक्सपायरी पे मेरा जो प्राइस है वो अब 400 हो जाता है। तो सर अगर एक्सपायरी पे मेरा प्राइस जो है वो 400 हो जाता है तो मेरा जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, मेरा प्राइस जो है अब बढ़ के 400 रुपीज़ हो जाता है। सर मेरा जो मार्केट प्राइस है वो हायर देन द सेलिंग प्राइस है, तो इसीलिए, है ना, इन्वेस्टर एक्सरसाइज करेगा कॉल ऑप्शन को। पुट ऑप्शन तो लेगा ही नहीं ना, बिकॉज 200 तो है ही नहीं, 200 तो नीचे का ऑप्शन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इंसान कॉल करना पसंद करेगा। तो अब मैं अगर कॉल करूँगा तो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 300, है ना, बट मैं 400
तो मतलब मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो टोटल मिला के मुझे टोटल में 10,000, क्योंकि 100 शेयर्स मैंने एज्यूम करे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। ऑल्टरनेटिवली अगर आप कहते तो यहाँ पर आ जाता 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, है ना। उसमें से हम माइनस कर देते 30 रुपीज़, तो आंसर आ जाता 70 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना कॉस्ट माइनस करके मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल लिया है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ये मेरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है। अगर मैंने एज्यूम नहीं किया होता दैट देर आर 100 शेयर्स इन अ लॉट, ठीक है सर, ये क्वेश्चन बिना एजम्पशन के भी किया जा सकता है और विद एजम्पशन भी किया जा सकता है। सर हमें दोनों, क्या हमें दोनों तरीके से करना पड़ेगा? नहीं, एग्ज़ाम में आपको दोनों तरीके से नहीं करना, एक ही तरीके से करना है। या तो आप एजम्पशन लोगे या तो आप एजम्पशन नहीं लोगे। अगर आपने एजम्पशन लिया है तो पूरा क्वेश्चन उसी एजम्पशन के साथ चलाओगे, करके करोगे। अगर आपने एजम्पशन नहीं लिया है तो पूरा क्वेश्चन उस हिसाब से करोगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर टेकिंग द एजम्पशन एंड वाइल यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट जो सी पार्ट था उसमें बोलता है हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो जाता है 150। ऐसी सिचुएशन में मैं कॉल ऑप्शन तो सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो जब मैं पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 500, मेरा 50 रुपीज़, सॉरी नॉट 500, 50 रुपीज़, है ना। एंड यहाँ पे जब मेरे पास, यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ 50 रुपीज़ का, तो अगर आप देख सकते हो मैं जब यहाँ पे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और सर मेरी 30 रुपीज़ की कॉस्ट है, 30 रुपीज़ की कॉस्ट है, तो इसका मतलब आई विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़। तो दैट्स द बेसिक कैलकुलेशंस यू आर रिक्वायर्ड टू डू इन दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट जिसको पता था वही कॉन्सेप्ट को कर सकता था, इस क्वेश्चन को कर सकता था। यहाँ पर ये जो मैंने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ये स्टेटमेंट्स लिखने ज़रूरी हैं कि हमने वहाँ पर पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि आपको ये सीधा सीधा एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि अगर मेरी प्राइस सेम रहती है तो ना मैं पुट ऑप्शन लूँगा ना मैं कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। सर अगर मेरी प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ज़्यादा है तो मैं पुट ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। सर अगर मेरी एक्सरसाइज प्राइस, मेरी अगर प्राइस जो है वो पुट ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो मैं अब वहाँ पे कॉल ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करूँगा, मैं पुट ऑप्शन को ऑप्ट करूँगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू कंटिन्यूसली थिंक एंड डिसाइड, एंड ये मुझे ऑप्शन दिखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये रीजंस की वजह से मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, राइट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द और पार्ट, है ना। और पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें दो सिक्योरिटीज़ अल्फ़ा और बीटा का हमें रिटर्न दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, रिटर्न दे रखा है। आपको क्वेश्चन में बोला है पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल के बताइए एंड पोर्टफोलियो रिस्क निकाल के बताइए अगर हम 20% अल्फ़ा में इन्वेस्ट करते हैं और 80% बीटा में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ इसकी डिटेल मुझे क्वेश्चन में दे दी है, राइट। मैं कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ इसके बारे में मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने लिख के दे दिया है। मुझे क्या निकाल के देना है? मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकाल के देना है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना बहुत ही आसान है, आपको पता है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और उसको प्लस कर देंगे। अल्टीमेटली हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले देख लो ये मुझे गिवन थे क्वेश्चन में, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये प्रोबेबिलिटीज़ मुझे गिवन है क्वेश्चन में, राइट। ये वेट मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि वेट अल्फ़ा में मैंने 20% अप्लाई किया और बीटा में मैंने 80% अप्लाई किया। सर मैंने आर ए इंटू वेट ए प्लस आर बी इंटू वेट बी, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ 25 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.8, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे मैंने करा, ठीक है। तो ये मैंने रिस्पेक्टिवली इसकी कैलकुलेशन करी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव डन, राइट। मैंने फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मिल गया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सर ऑल्टरनेटिवली मैं अगर टेबल नहीं बनाना चाहता तो मैं फॉर्मूले मेथड से भी सॉल्व कर सकता था, दैट इज़ आर ए डब्ल्यू ए प्लस आर बी डब्ल्यू बी इंटू प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिव, तीनों का प्लस किया, वी गॉट आवर आंसर, है ना। देयर इज़ नथिंग वेरी टफ और डिफिकल्ट इन इट। नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन कर रही है कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। सर हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आर ए दे रखी है, हमने पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद ऑफ पोर्टफोलियो ए, ऑफ सिक्योरिटी ए, फिर मैंने आर ए माइनस सिग्मा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस करके उसको प्रोबेबिलिटी स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए।
फिर ऐसे ही मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी निकाल लिया। सिंपल तरीका जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिस्क में निकालने का, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। जहाँ पर हमें सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, कुछ ऐसा कोई बड़ा ख़ास कैलकुलेशंस नहीं है, हम वही कैलकुलेशंस कर रहे हैं जहाँ पर हमने बोला कि जो हमारे प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो स्क्वायर होगा उसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अगर मुझे वेरिएंस ढूंढना होता, वेरिएंस, दिस इज़ बेसिकली योर वेरिएंस, राइट। ये जो हमारा 56 वाला आंसर है, दिस इज़ बेसिकली योर वेरिएंस, है ना, दिस इज़ बेसिकली योर वेरिएंस। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देता हूँ तो बेसिकली मुझे मेरा वेरिएंस मिल जाता है, राइट। ऐसे ही मैंने सिक्योरिटी बी का कैलकुलेशन कर दिया। आई डिड माई सिक्योरिटी बी का कैलकुलेशन। वंस सिक्योरिटी बी हैज़ बीन कैलकुलेटेड, राइट, हम यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, ये जो हमने आर ए और आर बी के रिलेशन में, क्योंकि मुझे कोवेरियंस ढूंढना है बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी, तो मैंने वो कोवेरियंस ढूंढ दिया। वंस आई फाउंड आउट द कोवेरियंस, नाउ आई विल जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला, वेट ए स्क्वायर, वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर, प्लस वेट बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स वेट ए, वेट बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी एंड कोवेरियंस ए बी। वैल्यू पुट करी है और हमें हमारा आंसर मिल गया है। अगर आप देख सकते हैं 0.8606 का स्क्वायर रूट जो है 0.927 आता है ना, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर है, राइट। इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा इसमें कुछ खास था नहीं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आए भी हुए हैं पहले पेपर्स में, ऐसा इसमें कुछ ट्रिकी पार्ट था नहीं, है ना। तो दिस पार्ट ऑफ द पेपर वाज क्वाइट इजी एंड क्वाइट सिंपल। ये क्वेश्चन जो था, जो आपके पेपर में आया हुआ है, दिस वाज क्वाइट इजी, राइट। यहीं पर हमारा डिस्कशन ऑफ पेपर ऑफ 2023 कंप्लीट होता है, और फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। I will be definitely be coming up with another solution video for paper of 2022 for BCom Honors. At the same time, I will try कि मैं इसके थ्योरी क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ कि आप लोगों को कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने चाहिए इस क्वेश्चन में। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट पार्ट आउट ऑफ इट, जिसमें मैं केवल थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एज यू कैन सी, हर क्वेश्चन में दो और मतलब एक और पार्ट में क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है, और 5 मार्क्स ईच। तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में एक इलाबोरेटिव वीडियो आप लोगों के साथ फॉर्मुलेट कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ, है ना, राइट। तो आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं वीडियो, राइट। थैंक यू।